नमस्कार दोस्तों। आर्थिक समीक्षा भारत पढ़ रहे हैं और उसमें कृषि क्षेत्र पे हमारी ये है तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासेस यूट्यूब पे डाल दी गई है और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ थी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से है। और आपकी कृपा से वो अब 1,47,000 लगभग 1.5 लाख के करीब पहुँच गया है। इस नाम से दूसरा कोई भी चैनल इतने पारिवारिक सदस्यों से अधिक नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल दी गई है, मतलब पीपीटी डाल दी गई है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। यह तीसरी कक्षा है। मैं आपको बता दूं कि तीसरी कक्षा आपको सीधे समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए पहले की जो 2 कक्षाएं ली है वो आप अच्छे से सुनोगे, तभी तीसरी कक्षा आपको समझ में आएगी अच्छे से। वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ मैंने दूसरी क्लास को ख़त्म किया था। ठीक है। इसमें समीक्षा के अंदर कृषि और संबंध क्षेत्र 4 क्लासेस में हो जाएगा। 2 हो चुकी, आज तीसरी है। कल समीक्षा का पोर्शन पूरा हो जाएगा। फिर एक क्लास में कृषि की लूँगा। बजट में कृषि को लेके क्या क्या पोर्शन थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो कुल मिला के 5 कक्षाएं हो जाएगी कृषि की, और इससे कम हो जाएगी सेवा क्षेत्र की और उद्योग क्षेत्र की। तो कुल मिला के हमारा 15 क्लासेस का काम है, ये ज़्यादा नहीं है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे सर कितनी क्लासेस लगी, उस हिसाब से रजिस्टर बनाए। एक छोटा सा रजिस्टर बना दीजिए। 15 से 20 कक्षाएं, अधिकतम 15 से 20 कक्षाएं। और इसको अगर नोट्स में कन्वर्ट करोगे तो 20 से 25 पेज के नोट्स बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे। हालांकि हम जो पीडीएफ देंगे वो थोड़ी अधिक होगी, परंतु आप अगर नोट्स बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं जो स्टार लगाता हूँ, ठीक है, तो रेड पेन से स्टार करूँगा, वो आपको नोट्स में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें समझने की है, लिखने की नहीं है। ठीक है। तो आज हम तीसरी कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद में चौथी कक्षा होगी समीक्षा की। फिर लास्ट जो 5वीं कक्षा होगी वो बजट के ऊपर होगी, कि बजट में कृषि को लेके क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कृषि कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम उद्योगों को कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से सेवा को करेंगे। फिर एक आधी क्लास आप कह रहे थे सर फॉरेन ट्रेड को लेके ले लेना, तो मैं एक क्लास आपकी एक दो क्लासेस फॉरेन ट्रेड की भी ले लूँगा, फिर आपका पूरा हो जाएगा। फिर कई बच्चे कह रहे थे सर वर्ल्ड पॉपुलेशन वगैरह, अब तो ऐसे तो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो फिर उसका कोई अंत नहीं है, वो नहीं कर पाऊँगा सारा कुछ यहाँ पे। इकोनॉमिक्स का सेगमेंट सिर्फ इसलिए लिया था कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर समझ में नहीं आता, और कोर्स लेने जाएंगे तो फिर पूरे कोर्स की रेट भी अधिक होती है। अब 10-15 क्लास के लिए कोर्स भी क्या लेना, इसलिए फिर मैंने सोचा इसको यूट्यूब पे करवा देते हैं, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, 2005 से अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, सॉरी 4 से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 11वीं से लेके और एमए तक इकोनॉमिक्स रहा। इकोनॉमिक्स में नेट किया, आईईएस का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा, उसके बाद कंटिन्यू ग्रेड सेकंड में वगैरह में आरएएस में इकोनॉमिक्स पढ़ाई। तो मुझे लगता है मेरे उस नॉलेज को मैं एक व्यावहारिक रूप से आप तक पहुंचा दूंगा, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और मेरा तो क्या जाना, मुझे तो 2 घंटे का टाइम देना डेली 15-20 दिन के लिए, तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर दूसरी कोचिंग संस्थाएं वगैरह उन्होंने बड़ी बड़ी बुकलेट्स दी है, आप छोटा करवा रहे हैं, तो क्या मैं भरोसा करें? वो तो आपके ऊपर है। मुझे मेरी जो समझ है अर्थशास्त्र की, उस हिसाब से मैंने पढ़ा दिया। अब तो यूँ है कि हिस्ट्री के अलावा, ज्योग्राफी के अलावा हम इकोनॉमिक्स पे तो क्या ही दावे करें। समीक्षा में जो था, बजट में जो है, वो तो मैं करवा दूंगा। इससे बाहर गया तो फिर वैसे मुझे लगता होगा किसी के से नहीं। अब मुझे भी अगर कोई कह दे कि 1000 पेज की बुकलेट बना के दे दो, तो 1000 पेज की बुकलेट बनाएंगे तो सवाल बार भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो लिमिटेशन होती है हमारी कि हमें संक्षिप्त में करवाना होता है, अच्छा करवाना होता है। तो बात को मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ मैंने कल छोड़ा था। ये पहली क्लास थी जिसको ऐसे छोड़ा था, फिर दूसरी क्लास मैंने यहाँ छोड़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने लिखा था कि ये 75% बढ़ गई है। लास्ट ये लिखा था बारिश के बारे में। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो वापस उसी जगह से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं फिर बता देता हूँ, ये सारी बातें समझने की है। लिखने का क्या है आपको नोट्स में, वहाँ पे मैं एक स्टार कर दूंगा, या जहाँ जहाँ रेड पेन चलेगी वो आप अपनी बुकलेट में नोट कर देना, और जहाँ जहाँ बाकी पेन चलती है तो आप उसको लिखना नहीं, बस समझना ही होता है। अब ये टोटल 130 पेज की ऑलमोस्ट पीडीएफ होगी।
तो इसमें से लिखने वाली बातें जो है वो 10-15 पेज की है, बाकी सारी समझने वाली होती है। लिंक करने के लिए हमें ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ों को साथ में लाना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेगी और रामास्वामी हुए थे, इन्होंने पूरा एक अध्ययन किया दोनों ने, किस बात का, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, इसको आप बाद में पढ़ना, पहले मुझे सुनना। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में जो पृथ्वी का एक एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है। अभी अगर आप बात करोगे तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसमें 1% 1 डिग्री भी ग्रोथ होती है या पॉइंट्स में भी ग्रोथ होती है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे तो इधर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, 48 डिग्री रहता है, तो साल भर का अगर औसत निकालेंगे ना, क्योंकि ध्रुवों पे तो माइनस में 80 डिग्री भी जाता है, तो पूरी पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है। इसमें अगर पॉजिटिव हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसे अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, जल की मात्रा बढ़ जाती है, असमय बारिश होती है, असमय बारिश होने से फसलें खराब हो जाती है, बारिश की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ेगी और तापमान बढ़ेगा तो आपको पता है कि आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी। एक होता वाष्पीकरण, एक होता वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ेगी और इससे क्या होगा, बादल बनते हैं, आपको पता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, संघनन होता है और वर्षा हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा अधिक होती है। ठीक है, आप समझना कि जलवायु परिवर्तन से बारिश अधिक होती है। और आपको ये बात भूगोल में पढ़ी होगी, आपने पर्यावरण में भी पढ़ी होगी कि अगर जलवायु परिवर्तन होते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है, और अगर वर्षा की मात्रा बढ़ती है तो फसलें खराब भी होती है, क्योंकि कई ऐसी फसलें होती है और लगभग हर फसल का एक रेशियो होता है, उसको उसी लिमिट्स में पानी चाहिए होता है। अगर उससे अधिक पानी मिलेगा तो वो फसलें नष्ट हो जाएगी, कम मिलेगा तो भी फसल नष्ट हो जाती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का कंसेप्ट यहाँ काम करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो डेफिनेटली वर्षा की, प्रेसिपिटेशन की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी तो उत्पादन, फसलें खराब होगी, और फसलें खराब होगी तो उत्पादन घटेगा। अब देखिए, नेगी और रामास्वामी ने इसी बिंदु का अध्ययन करके और गवर्नमेंट को सुझाव दिए हैं कि आपको इन चीज़ों से कैसे उबरना है। अब देखिए क्या क्या सुझाव है 2024 के। अब इसका प्रश्न ऐसे भी आता है कि नेगी और रामास्वामी समिति का संबंध किससे है। ठीक है, तो कहीं गरीबी बेरोजगारी पे मत ले जाना, बल्कि इस बिंदु पे लाना कि इसका संबंध कृषि और जलवायु परिवर्तन के संबंधों से है। अब इसको इस प्रकार से पूछना, अब क्या अपन कहते हैं ना कि आरपीएससी के ट्रेंड बदल गए। बेसिकली ट्रेंड नहीं बदले, थोड़ा सा अपने को पढ़ने की अप्रोच बदलनी है। हमें थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप से समझना है और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना है, पूरी बात समझनी है, तो प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखो, तो नेगी और रामास्वामी ने क्या किया है। नेगी और रामास्वामी ने 9 फसलों का, खरीफ की टोटल 9 फसलों की स्टडी करी है। बढ़े हुए तापमान के बेस पे पूरे भारत के पैदावार और वर्षा के बीच संबंधों का एक परीक्षण किया है, और परीक्षण करने के बाद इन्होंने क्या पाया है वो बात हम है वो लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, परीक्षण होने के बाद इन्होंने क्या पाया है। देखो, इन्होंने कहा है कि पहले तो ये बात समझ लो, इस सांख्यिकी घटना को लोअर टेल डिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है, जो दर्शाता है कि उपज के नुकसान और वर्षा में कमी के बीच संबंध मामूली परिस्थितियों की तुलना में अत्यधिक वर्षा की कमी के लिए अधिक मजबूत है। अत्यधिक वर्षा की कमी के लिए अधिक मजबूत है, मतलब कुल मिला की बात ये है। इसको छोड़िए आप, मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ कि अगर बारिश कम होती है तो उतना नुकसान नहीं होता जितना अधिक बारिश के कारण होता है। अधिक बारिश से पूरी फसलें खराब हो जाती है। तो ये नेगी का खाली इतना सा याद रखना है कि नेगी और रामास्वामी का संबंध इस बिंदु से है, इतना एक नोट डाल देना। और भी बहुत सारी स्टडी हुई जिसमें क्या कहा कि 2099 तक, ये आपको लिखना है, 2099 तक ग्लोबल टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी। मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो
17 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत बड़ा एवरेज होता है। इससे समुद्र, जो सागर है हमारे, इनका जल स्तर जो है आप मान के चलिए 2-2, 3-3 मीटर बढ़ जाता है, जैसे कई द्वीप डूब जाएंगे सारे के सारे। और जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ आपके बाढ़ जैसे हालात होंगे और फसलें गजब तरीके से खाद्यान्न प्रभावित होंगी, क्योंकि अनाजों का उत्पादन जो है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, चाहे भारत, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में। और इस स्थिति से अगर ये होता है तो निश्चित तौर पे इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो अनाज संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या लिखते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि वार्षिक वर्षा में भी 7% की वृद्धि होगी। और अगर वर्षा बढ़ेगी, मैंने कहा ना कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, तो वर्षा की मात्रा जो प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है, औसत जो रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। और औसत रेनफॉल अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली फसलें खराब होगी, क्योंकि हर फसल के लिए वर्षा की मात्रा तय है। अगर उससे अधिक मिलती है तब भी फसल खराब होती है, उससे कम वर्षा होती है तब भी फसलें खराब होती है। आगे क्या लिखा कि इससे क्या होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो 8 से 12% की गिरावट आ सकती है। ये अपने आप में बहुत कंसर्निंग है, बड़ा चिंता का विषय है कि आने वाले समय में बारिशें बढ़ेगी और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पाद घटेंगे, और उत्पाद घटेंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी चिंताएं जो है बड़ी जायज़ सी हैं। और आगे एक और वीरथल और अन्य ने भी क्या पाया था कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव ने फसल की पैदावार को नुकसान पहुंचाया है, जो समय के साथ और ख़राब होता गया, आगे भी इसका खराब होता जाएगा। तो ये स्टडी है, खैर इसकी ऊपर वाली बात सहम है। और भी कई सारे बातें हैं कि बाढ़ और शीत लहरें की तुलना में सूखा और लगातार ग्लोबल वार्मिंग कृषि उत्पादकता पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाना और ऊष्मा और जल रोधी फसलों की प्रति विविधता लाना उचित है। आप समझिए कि फसलों को खराब करने वाले कारकों को निपटने का क्या तरीका है कि सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। हमें कृत्रिम सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में ऊष्मा और जल रोधी फसलें, ऐसी फसलें जो जल को एक प्रकार से मैनेज कर सके, उनकी विविधता लाना उचित है। ये करना पड़ेगा, अन्यथा कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। आगे भविष्य को लेके ये चिंता जताई है। अब आप मुझे पूछोगे सर इसका क्या प्रश्न आ सकता है? इसका देखो, एक तो ये नोट डाल देना कि नेगी और रामास्वामी, वीरथल, इनके संबंध किससे हैं? तो फसल की उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन से। एक ये सवाल आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है? फिर उसमें ये बिंदु याद रखना है कि जैसे जैसे आपके ग्लोबल वार्मिंग होगा वैसे वैसे आपकी बारिश की मात्रा बढ़ेगी, जिससे फसल उत्पादकता घटेगी। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये बात आपको, लेकिन साथ में थोड़ा सा आंकड़ा भी याद रखना है कि जिस मात्रा में वर्षा बढ़ती है उतनी प्रतिशत ऑलमोस्ट फसलों में भी, उत्पादकता में भी गिरावट आती है। अब इससे निपटने का तरीका यही है कि सिंचाई का जो क्षेत्रफल है, आप जिसे कहीं पे, क्यों ग्लोबल वार्मिंग में अधिक वर्षा नहीं, कई बार कम वर्षा भी होती है, तो ऐसी स्थितियों में अगर सिंचाई होगी, कृत्रिम जिसे अपन कह सकते हैं जल देने की तरीके, उनका कवरेज बढ़ाना ज़रूरी है। मतलब आपको नहरें लानी पड़ेगी, आपको कुएं खोदने पड़ेंगे, आपको बूंद बूंद सिंचाई वगैरह ऐसे सारे सिस्टम लाने पड़ेंगे, तभी हम है वो इन समस्याओं से निपट सकते हैं। तो अगला जो बिंदु वो क्या है कि भारत में सिंचाई का अभी वर्तमान में कवरेज क्या है और इसकी किस तरह से डेंसिटी कैसी है, मतलब पर क्षेत्रफल पे कितना रिक्वायरमेंट जो है वो सिंचाई के साधन मौजूद है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि 15 से 16, ये आंकड़ा आपको लिखना है कि 15-16 से लेकर 20-21 जो अंतिम 5 साल थे, उनके बीच सिंचाई का जो आपके क्षेत्र है वो 49.3% था पहले 15-16 में, जो बढ़ के कितना हो गया है 55%। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्या लिखना है कि पिछले 5 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र का कवरेज बढ़ा है, मतलब पहले 49% क्षेत्रों में सिंचाई हो रही थी कुल कृषि योग्य भूमि का, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है 55% भूभाग पे सिंचाई का कवरेज बढ़ा। और गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, गवर्नमेंट भी सिंचाई के कवरेज को बढ़ाना चाहती है। तो देखिए, अब सबसे अधिक बात करोगे तो पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई कवरेज है, वहाँ पे नहरें हैं इसलिए, और झारखंड में सिंचाई कवरेज सबसे कम माना जाता है।
आगे भी और अपन पढ़ेंगे इस बात को। तो सिंचाई की सघनता है वो भी आपके 144.2 से बढ़ के और 154.5, मतलब जहाँ जहाँ सिंचाई हो रही है वहाँ पे जल आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो रहा है, औसतन देखा गया, बाकी हर जगह नहीं है। ये दो आंकड़े आपको नोट करके डाल देने हैं। और इसके बाद देखिए, अब ये वापस वही बात है कि इसको भी आपको पूरा पॉइंट तालिका पूरी डाल देनी है कि राज्य और सिंचाई क्षेत्र का कवरेज कितना है। पंजाब 98% है, सबसे अधिक सिंचाई कवरेज पंजाब में है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद में तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना 86%। तो ये थोड़ा आप देख लेना ना, 1, 2, 3 और 4, 84% इसका कवरेज है। और झारखंड भी साथ में लिख लेना, झारखंड में सबसे कम सिंचाई कवरेज है और सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक पंजाब में, साथ में एक नोट डाल देना। ये सीधे से प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सिंचाई कवरेज सबसे कम है, तब आप कहोगे झारखंड का, और सबसे अधिक पूछते हैं तब आप कहोगे पंजाब, दूसरे नंबर पे आ जाता है हरियाणा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ वापस वही बातें की गई है कि कुछ बिंदु है, गवर्नमेंट क्या कर रही है सिंचाई के लिए, ये पॉइंट्स कवर किए गए। सरकार ने सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सिंचाई विकास और जल संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता दी। ये याद नहीं करना है, गवर्नमेंट अपनी बात तो करेगी, तय बात है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने 15-16 के वित्त वर्ष में ये पॉइंट आपको लिखने वाला है कि सरकार ने पहल तो की है, क्या क्या पहलें की है। 15-16 के अंदर ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक, जिसकी एक भाग है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत बड़ी योजना है। इसका एक पार्ट है आपके बूंद बूंद प्रति बूंद अधिक फसल पहल है ये। तो अगर इसमें प्रश्न कैसे आता है कि प्रति बूंद अधिक फसल पहल किस मिशन का भाग है या किस योजना का भाग है, तब आपको कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। फिर प्रश्न कैसे आता है कि प्रति बूंद अधिक फसल पहल किस वित्त वर्ष में आरंभ की गई, तब आप क्या बताएंगे, 2015-16 में। तीसरा कथन क्या रहेगा इसका कि प्रति बूंद अधिक फसल पहल का उद्देश्य क्या है, सिंचाई की सुविधाओं के कवरेज को बढ़ाना, पानी की कम से कम उपयोग हो और अधिक से अधिक सिंचाई कवरेज हो, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। तो तीनों कथन आपके सही माने जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट्स को इस तरह से आप लिख लेना, ये काम का है। ऊपर वाला बिंदु काम का नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स काम के। प्रश्न क्या बनते हैं आजकल, क्या करती है आरपीएससी, वो मेजर पॉइंट माइनर पॉइंट जैसा गैप निकाल दिया। पहले कैसा होता था कि हम मेजर याद करके जाते थे और अक्सर वही परीक्षा में आता था। अब दौर बदला, समय बदला, पैटर्न बदले, और इन्होंने क्या किया, जिसको मेजर माना जाता था और जिसको माइनर माना जाता था, हम लोग जिसको मानते थे, आयोग ने क्या किया, अब मेजर माइनर का भेद खत्म कर दिया और उन्होंने हर एक विकल्प को मेजर मान लिया और ऑप्शन देने शुरू कर दिए। तो अब क्या हो रहा है, अब स्थितियां ये हैं कि हमें टॉपिक को सांगो पांग तैयार करना, सांगो पांग मतलब सिर से लेके पैर तक पूरा पढ़ के तैयार करना पड़ेगा, तभी हम ऑप्शन करने की स्थिति में आएंगे, समझने की स्थिति में आएंगे और प्रश्नों के उत्तर निकालने की स्थिति में आएंगे। अब देखो, टॉपिक हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट में सवाल तो पढ़ा है, परंतु हमारा सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मेजर पॉइंट्स पढ़े थे, कई बार माइनर नहीं पढ़े या उसको ध्यान से नहीं देखा था। तो जिस बच्चे ने ये मेजर माइनर का भेद खत्म कर दिया, उसके लिए ये नए पैटर्न, बदले हुए पैटर्न बिल्कुल भी बाधा नहीं, वो आराम से कर लेगा। क्या लिख रहा है आगे, अब जो प्रति बूंद अधिक फसल पहल है, इसके तहत लघु सिंचाई की स्थापना के लिए, लघु सिंचाई का आगे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, लघु सिंचाई की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसान को संबंध में 55% और बड़े किसानों के संबंध में 45% वित्तीय सहायता गवर्नमेंट प्रदान करेगी। ये पॉइंट्स भी आपको इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति बूंद अधिक फसल, PDMC, इसे क्या कहेंगे, PDMC, ठीक है, तो पर ड्रॉप
मैक्सिमम क्रॉप्स। क्या होगा? पर ड्रॉप मैक्सिमम क्रॉप्स, प्रति बूंद अधिक फसल। अब प्रश्न कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएमडीसी अर्थात प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संबंध में सत्य है या नहीं है। पहला कथन कि इसे 1516 में शुरू किया गया और जिसका उद्देश्य सरकार जल दक्षता को बढ़ावा देना है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के रूप में लागू किया गया। तीसरा क्या रहेगा? इसके तहत लघु सिंचाई की अगर कोई किसान लघु सिंचाई की स्थापना कोई करना चाहे तो छोटे और सीमांत किसान जो है, जो छोटे किसान है और उससे थोड़े बड़े किसान जो है, उनको पूरी कॉस्ट जो आएगी ना लघु सिंचाई स्थापित करने के लिए, मान लो लाख रुपए आ गए तो 55% सरकार देगी उसको। 55,000 रुपये की सब्सिडी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। और बाकी के जो किसान हैं लघु और सीमांत के अलावा जो बड़े किसान वगैरह हैं उनको गवर्नमेंट 45% वित्तीय सहायता देगी। अब ये 3 कथन बढ़िया से बन जाते हैं इसके। फिर आपको उसमें उपयुक्त अभी 45 की जगह वो ऐसे मान लो उसने 40 लिख लिया और यहाँ पे उसने 45 लिख लिया तो ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी की बातें सही हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको दोनों बढ़िया से लिखने, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर यही बात आप खुद पढ़ते समीक्षा से तो निश्चित तौर पे आप इसको छोड़ देते। क्यों? आपको लगता कि ऐसा तो क्या आएगा। अब मैंने ये जब बात आपको बताई तब आपने गौर करना शुरू किया, आपको लगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आ सकता है और आजकल ऐसे आते हैं। कल मैंने क्लास ली, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, प्रश्न भेजा कि सर ये वही प्रश्न है ना। मैंने कहा हाँ ये यही प्रश्न है जो कल हमने पढ़ा था। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसको अभी आप गौर करोगे तो अब आपका ये गलत नहीं होगा। गौर कर लिए, अब गलत नहीं होगा, तो इसको स्टार करके डाल देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो है पीडीएमसी पर ड्रॉप मैक्सिमम क्रॉप, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों को कितने रुपए जारी किए गवर्नमेंट ने? आपके 21,968 करोड़ रुपए जारी किए और इससे 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जो कि प्री पीडीएमसी अवधि की तुलना में 104.67% अधिक है। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि पीडीएमसी से पहले जितने भी लघु सिंचाई क्षेत्र थे उनसे 104% की ग्रोथ आ गई, लगभग डबल हो गए। क्यों डबल हुए? क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 45-55 की। इससे लोगों में उत्साह बढ़ा, लोग मोटिवेट हुए और लोगों ने इस पे अधिक काम किया। और गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितनी दी है 45-55 के लिए? 21,968 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए। सरकार ने इतने आवंटित किए हैं ना, तो सरकार इतने आवंटित करने के बाद सवाल तो पूछेगी। क्यों पूछेगी? क्योंकि सरकार चाहेगी कि आप पढ़ के जाओ, हमने 22,000 करोड़ लगभग दे दिए। ये पॉइंट्स भी आपको इस योजना में डालना पड़ेगा। ये मैं कह रहा था, ये योजना का एक नोट ही बना देना पूरा प्री पीडीएमसी का, सॉरी पीडीएमसी का। आगे देखिए अगला पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीडीएमसी के अतिरिक्त, अब ये पीडीएमसी पूरा हो गया, अब अलग चीज आ गई। अब आया है कि पीडीएमसी की एक्स्ट्रा इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लघु सिंचाई कोष। ठीक है, लघु का मतलब हो गया आपके माइक्रो कह सकते हो, और इरिगेशन फंड, तो MIF, माइक्रो इरिगेशन फंड। राज्यों को MIF के तहत जो लोन प्राप्त होते हैं, गवर्नमेंट लोन देती है, 2% उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देनी। इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होती है? जैसे मान लो कि किसी किसान ने लोन लिया, ठीक है, किसी किसान ने लोन ले लिया, अब वो जैसे करोड़ रुपए का लोन लिया और लोन किसान को 8% के हिसाब से मिला। अब 8% के हिसाब से अगर लोन मिला तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 2% का इंटरेस्ट रेट खुद देगी, सरकार देगी बैंक को, पीछे बचे 6% ही किसान को देने पड़ेंगे। तो देखो इसमें क्या है, MIF के तहत स्टेट को जो लोन मिलता है गवर्नमेंट को, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं, गवर्नमेंट की बात है, उस पर 2% ब्याज अनुदान के माध्यम से नवीन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है और 4709 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दी गई, 3600 तो वितरित भी कर दी है। ठीक है, तो ये आता तो नीचे वाले काम की नहीं, हाँ इतना जरूर काम का है कि लघु सिंचाई कोष क्या है, ये लघु सिंचाई को बढ़ावा देता है और इसके तहत राज्यों को 2% ब्याज अनुदान मिलता है।
ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं याद करना। ये जो दोनों बिंदु हैं ये किसके लिए है? ये फसल कवरेज को बढ़ाने और लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए। लघु सिंचाई में क्या होता है, पानी की मात्रा कम यूज होती है और अधिकतम प्रोडक्शन होता है। तो पानी जितना कम यूज होगा उतना जल, मिट्टी जो है उसकी उर्वरकता बनी रहेगी। मिट्टी में पानी बहुत अधिक यूज करोगे तो क्या होगा, उसके लवण तत्व बाहर आ जाते हैं और लवण तत्व बाहर आने के बाद धीरे धीरे मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। तो लघु सिंचाई से पानी भी कम यूज होगा और मृदा की उपजाऊपन भी बना रहेगा और उत्पादन भी अधिक होगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा फायदा है इसका। आगे देखते हैं। ये लघु सिंचाई की वापस बात आई है और लघु सिंचाई पे ये पूरी तालिका है। क्या लिखा है कि भारत में कृषि के लिए जल की कमी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि देखो कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होती है तो बहुत बड़े एरिया में बारिश नहीं हो पाती, तो जल की कमी तो रहती है। जलवायु परिवर्तन से अगर जल अधिक होता है तो जलवायु परिवर्तन हर साल इसके इफेक्ट नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो वो कभी कभी जलवायु परिवर्तन फसलें खराब कर देता है, मोस्ट ऑफ टाइम है वो जल की कमी फसलें खराब कर देती है। तो जल की कमी एक गंभीर समस्या है और वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए लघु सिंचाई को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। फुटप्रिंट क्या होते हैं? वाटर फुटप्रिंट का मतलब होता है जैसे 100 लीटर जल है, अब 100 लीटर जल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सिंचाई में कितना हो रहा है, पेयजल में कितना हो रहा है, और सिंचाई के अलावा सिंचाई में भी वृहद परियोजनाओं में कितना है, लघु में कितना हो रहा है। अब इसके पूरे आंकड़े आप तैयार करोगे तो उसे हम वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। तो वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए किसका वाटर फुटप्रिंट? कृषि जल को जो मिल रहा है उसका। लघु सिंचाई को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत में लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। कितनी? 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, जिसमें लघु सिंचाई की महत्वपूर्ण कैपेसिटी है। यद्यपि भारत में लघु सिंचाई के अंतर्गत आने वाले भूभाग में वृद्धि हुई है। तो अब देखो, पहले सिंचित क्षेत्र का 8% ही लघु सिंचाई का है अब, और अमेरिका में कितना है? 68.5%, चीन में 13.7% है। हमारी गति बड़ी धीमी है इस मामले में। इसको आप अगर देखोगे तो 5-10 के अंदर 2000 हेक्टेयर था, 10-15 में थोड़ा बढ़ के 2500 हेक्टेयर हुआ, 15 से 23 के बीच में बढ़ के लगभग 7000 हेक्टेयर लघु सिंचित क्षेत्र हो गया है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना आंकड़ा इसमें 140 वाला। दूसरा, भारत के अंदर अब जो 140 मिलियन हेक्टेयर है इसके 8% पर ही लघु सिंचाई होती है। सॉरी, अब जो इस 140 मिलियन हेक्टेयर में से जो सिंचित एरिया है, क्योंकि सिंचित पूरा तो है नहीं, लगभग 50% के आसपास ही सिंचित है। अब सिंचित क्षेत्र का 8% ही लघु सिंचाई से युक्त है, और अमेरिका में कितना है? 68.6%। ये आंकड़े भी आप लिख लेना। लेकिन सबसे सुकून वाली बात ये है, सबसे बढ़िया बात ये है कि ये क्षेत्र बढ़ रहा है। देखो, 5-10 से तुलना में आप 23 तक जाओगे तो लगातार लघु सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, लघु सिंचाई क्षेत्र बढ़ रहा है। क्षेत्र 2005 से लगातार बढ़ रहा है। एक ग्राफ है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है, लगातार बढ़ रहा है। अब देखो, अब आप ये जब रेडी हो जाएगा ना अपना ये पीडीएमसी की टिप्पणी हो जाने के बाद में एक ये नोट आ जाएगा, और उसके बाद वापस नीचे लिखोगे कि ये तीसरा बिंदु आ जाएगा जिसमें आप क्या लिखोगे कि भारत में कृषि योग्य भूमि इतनी है जिसमें सिंचित क्षेत्र का 8% लघु सिंचित है, और लघु सिंचित आपके सिंचित क्षेत्र का 8% है, जबकि अमेरिका और चीन में बहुत अधिक है। अमेरिका में तो 70%, लगभग 68.6% लघु सिंचाई से युक्त है, मतलब ये बूंद बूंद पानी वगैरह है। और लघु सिंचाई का क्षेत्र जो है ये कंटिन्यूसली 5 से लेके और 23 तक लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ी एक आशाजनक कह सकते हो, सबसे बेनिफिशियल बात कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये वही सेम बातें हैं। तो यहाँ तक हो जाने के बाद में थोड़ा इसको देख लेना कि नारायण मूर्ति ने अध्ययन किया और उसमें बताया कि ये जो बूंद बूंद सिंचाई वगैरह है, जो लघु सिंचाई जिससे अपन कह सकते हैं, इससे आपके बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसने कहा है कि तमिलनाडु के अंदर बैंगन, टमाटर, केला, तरबूज और आम में इनकी जांच की गई और इन्होंने कहा कि इसके परिणाम बड़े अच्छे हैं। इन्होंने क्या कहा कि अत्यधिक आप्लावित सिंचाई, आप्लावित सिंचाई का मतलब होता है जहाँ पानी बहुत अधिक यूज़ किया जाता हो, कि तुलना में जो आपके लघु सिंचाई है, यहाँ 39 से 55% तक पानी को कम यूज़ करती है और फसल की पैदावार भी 33 से 41% बढ़ाती है। तो लघु सिंचाई की खास बात क्या है? लघु सिंचाई की खास बात ये है कि ये जो है ये 39 to 50% जल कम यूज़ करती है और फसलों का जो प्रोडक्शन है ये भी 33 से लेके 41% तक फसल उत्पादन को भी बढ़ाती है। ठीक है, ये आंकड़ा आप लिख लेना। आगे देखो, बाकी की बातें इसमें काम की नहीं है। तो फिर आगे क्या लिखा है कि इससे किसानों को है वो फायदा हो जाता है, जो 52.9% से, क्योंकि देखो कम पानी यूज़ करोगे ना तो कॉस्ट कम हो जाती है, फसल उत्पादन की लागत कम हो जाती है और लागत कम होती है तो हमारा मुनाफा बढ़ जाता है, तो किसानों के मुनाफे भी इससे बढ़ जाते हैं। ये इन्होंने अध्ययन किया, किसने? नारायण मूर्ति ने अध्ययन किया है। तो ये पॉइंट आप नोट करके डाल देना और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तो हो गई पूरी। तो अब देखो, आप ये हेडिंग दोगे, सिंचाई यहाँ से हेडिंग दोगे और इस हेडिंग में आपको क्या क्या लिखना मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक नोट ये हो जाएगा, एक दूसरा नोट आपके ये 8 से 12% वाला और ये हो जाएगा। तीसरा नोट कवरेज कितना हुआ और साथ में इन राज्यों का कवरेज ये हो जाएगा। चौथे नोट में आप पीडीएम से भी पूरी टिप्पणी डालोगे, साथ में ये छोटा नोट हो जाएगा और छठे नोट में आप ये बिंदु लिख लोगे। तो इस पूरी हेडिंग में और एक ये लिख लेना, 6 से 7 नोट टोटल बनते हैं। और फिर आप ये पीपीटी प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर बार बार जब आप रजिस्टर पढ़ोगे तो वही नोट आपको अपना पढ़ना है। ठीक है, अब अपन एग्रीकल्चर लोन पे आते हैं। पहले इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये ऋण की बात कर रहा है। देखो मैं आपको ऋण में एक पहले समझाना चाहूँगा। देखो लोन 2 टाइप के होते हैं, ऋण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक किसान उधार कहाँ कहाँ से लेता है, एक संस्थागत, एक गैर संस्थागत, जिसको अपन ये कह सकते हैं अनौपचारिक और औपचारिक। अब देखो औपचारिक और अनौपचारिक, अब किसान 2 जगह से पैसे ले सकता है। औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, समझना थोड़ा सा, मैं बहुत बेसिक समझाता हूँ आपको। ये L2 में काम आने वाली बात है। L2 में एग्रीकल्चर लोन अलग से टॉपिक भी है और हालांकि सेकंड ग्रेड में अलग से नहीं है, परंतु कृषि और संबंध क्षेत्रों का विकास है तो उसमें भी हो जाता है ये। अब आप समझना, जैसे किसान है, गाँव का किसान है, अब गाँव के किसान को लोन लेना है, पैसे चाहिए। अब उसको पैसे चाहिए तो वो एक उसके पास ऑप्शन ये है कि बाड़मेर आए, मतलब शहर आए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में जाए, बैंक में लोन का फॉर्म भरें, उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, उसके गारंटर लगाएं, भूमि के कागजात भी साथ में डालें और सारी फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में वो बैंक अधिकारी से मिलेगा। बैंक अधिकारी उसके साथ बाद में उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, उसकी ज़मीन की वैल्यूएशन वगैरह ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, उसके बाद में वो रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के बाद में फिर किसान के लिए वो तय करेगा कि इसको कितना लोन देना है। एक तो ये तरीका है। अब इससे क्या होता है, इसमें टाइमिंग भी अधिक हो जाती है, औपचारिकताएं बहुत होती है और टाइम पे लोन भी नहीं मिल पाता। चूंकि इसमें औपचारिकता होती है इसलिए इसको कैसा लोन कहते हैं, औपचारिक लोन कहते हैं। और चूंकि ये संस्थाओं से लेते हैं, चाहे वो बैंक संस्था हो गई और ये सारे बैंकिंग सिस्टम से लेते हैं, ये सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है सारे, इसलिए हम इसको संस्थागत लोन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि इसके ब्याज दर बहुत कम होते हैं और टाइम पे देने पर 0 इंटरेस्ट रेट भी होते हैं। गवर्नमेंट खुद कई बार ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इससे किसान एक ट्रैप में नहीं फंसता, डेट ट्रैप में नहीं फंसता, किसान बच जाता है।
बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं और वसूलने के तरीके भी इतने रिजिड नहीं होते, बड़े आसान होते, लिबरल होते हैं। ये किसान के लिए सबसे पॉजिटिव बात ये है। और नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि टाइम पे मिलता नहीं, फॉर्मेलिटी इतनी अधिक होती है, किसान इतना जानकार नहीं, किसान के पास में फाइनेंशियल लिटरेसी का बड़ा अभाव है, वित्तीय साक्षरता का अभाव है। ऐसी स्थिति में किसान प्रॉपर तरीके से यहाँ जुड़ नहीं पाता, टाइमिंग बहुत लगता है। अब किसान क्या करेगा? जब ये नहीं कर पा रहा है तब किसान गांव के किसी साहूकार से, साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जो ब्याज पे लोन देते हैं, साहूकार के पास जाएगा और कुछ गिरवी रखेगा, चाहे सोना गिरवी रखें, चाहे घर के कागजात गिरवी रखें, चाहे जमीन के कागजात गिरवी रखें। वो गिरवी रखे और वहां से वो हाथों हाथ आधे घंटे में पैसे लेके आ जाता है। अब इससे किसान का फायदा क्या है? टाइम पे मिल जाता है। जो इसकी कमी है वो उसकी फायदा है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, इसलिए इसको अनौपचारिक कहते हैं। ये कोई संस्था नहीं है, इसलिए इसको गैर संस्थागत लोन कहते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान ये कि ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इनके, वो बहुत अधिक होते हैं। ये लोन यूं समझ लीजिए कि 60 से 100% तक का इंटरेस्ट लगता है। मैं मेरे बाड़मेर का अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी स्थिति गाँव के अंदर कि मिनिमम 60 से 70% पर आपको लोन मिलेगा। 60 से 70 का मतलब होता है तीसरे साल ही वो डबल कर देते हैं, और वो व्यक्ति जीवन में कभी अपना ऋण उतार नहीं पाता। लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं ये, और वो किसान जीवन भर के लिए उसका गुलाम हो जाता है, उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है। और भारत के अंदर तो मुझे नहीं पता क्या स्थितियाँ हैं, परंतु स्थितियाँ आगे हम देखेंगे। हमारे इधर स्थितियाँ ये हैं कि 90% किसान ऐसे फंसे हुए हैं। अब कुछ समझदार लोग क्या करते हैं? बैंक से पैसे लेके और गाँव में आके अनौपचारिक तरीके से ऐसे पैसे देते हैं ताकि उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा सके। मैं खुद इसका भुगत भोग गया था कभी, अभी तो मैं निकल गया, परंतु ये स्थितियाँ आज भी गांव में बनी हुई हैं। जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, आजकल पिछड़ापन और गरीबी का आधार जो है वो कास्ट के बेस पे ना होके इकोनॉमिक बेस पे है। तो इस स्थिति में इसे हम गैर संस्थागत लोन कहते हैं। तो सरकार का प्रयास रहता है कि किसान जो है गैर संस्थागत से कन्वर्ट हो जाए, किसमें? संस्थागत में कन्वर्ट हो जाए। ये सरकार का प्रयास आज से नहीं है, 1947 से है। सरकार चाहती है कि किसान आपके फॉर्मल लोन ले, इंस्टीट्यूशनल लोन ले, बैंक से लोन ले, साहूकार के चंगुल में न फंसे। ये सरकार के प्रयास लंबे समय से चले आ रहे हैं, और इन प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लाती है, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर लोन की स्कीम्स। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, कितनी बढ़िया योजना है। केसीसी उठाओ और टाइम पे भरो तो 0% इंटरेस्ट रेट, उसके बाद अगर भरते हैं तब भी कोई बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट नहीं लगती, 5-6%, 7%। अरे साहूकार से अगर आप लेते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट पड़ता है आपके 80%, 70%, क्योंकि वो गांव में मिति से लेते हैं। 4 की मिति लगा ली मान लो, तो 4 की मिति का मतलब होता है 48%, 5 की मिति लगा ली 60%, 6 की मिति लगा ली 72%, और 10 की मिति लगा ली 120%, 8 की लगा ली मतलब अगले साल ही डबल हो जाएगा आपका। चक्रवृद्धि ब्याज और लगाते हैं, ब्याज पे ब्याज। तो अब स्थिति क्या है देखो। अब संस्थागत और गैर संस्थागत लोन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये किससे लिए जाते हैं? ये बैंक से, सहकारी समितियों से, ये इनसे लिए जाते हैं। और ये किससे होते हैं? ये जमींदार है, साहूकार है, सेठ है, मित्र हो गए। ये मित्र वाला लोन सबसे अच्छा है। इसमें क्या होता है कि किसी दोस्त से ले लो और वापस तो हम देते नहीं, ठीक है। दोस्त से जो पैसा मिलता है ये गैर संस्थागत और अनौपचारिक ऋण है, और यहाँ से मिला हुआ पैसा वापस दोस्त के पास शायद ही कभी जाता हो। ऐसा सर्वे है कि 15 से 20% लोग ये पैसा चुकाते हैं, वापस कोई नहीं देता। तो ये गैर संस्थागत है, ये संस्थागत है। गवर्नमेंट के प्रयास ये हैं कि गैर संस्थागत से कन्वर्ट करके किसानों को संस्थागत पे लाया जाए ताकि वो इस तरह से फंस नहीं जाए। तो अब हम देखते हैं कृषि लोन के लिए गवर्नमेंट किसानों को गैर संस्थागत से संस्थागत में लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है। देखिए आप, सबसे पहला प्रयास किसान क्रेडिट। अच्छा, आप इसको ना टेबल बना के लिख लेना जितना मैंने बोला है। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लास्ट में मैं एक डेटा बताऊंगा आपको।
ये डेटा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, अभी बता ही देता हूं। गैर संस्थागत ऋण, अब आपको समझ में तो आ गया गैर संस्थागत क्या है। स्रोतों पर निर्भरता को 1950 में 90%, 1950 में भाई साहब 90% लोग है वो साहूकारों से पैसे लेते थे, और 2021-22 में लगभग 25% कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि अभी 25% किसान ही ऐसे फंसते हैं, 90% किसान पहले फंसते थे 1950 में। और इन गैर संस्थागत के वसूलने के तरीके भी बड़े वाहियात से होते हैं। ये लोग गाड़ी लेके ब्याज लेने जाएंगे और उस गाड़ी में जो तेल जला है उसके पैसे भी उस व्यक्ति से लेंगे, ऋणी से लेंगे, और अगर वो पैसे नहीं दे पाता उसके साथ मारपीट भी हो जाती है, उसके घर पे कब्जा कर लिया जाता है, उसके खेत में ट्रैक्टर डाल दिया जाता है। तो बड़े निर्दयी निर्मम तरीके से वसूल किए जाते हैं पैसे। इसकी गवर्नमेंट कहती, अच्छा एक और बात, अब ये लगभग क्यों लिखा है यहाँ पे? लगभग लिखने का कारण ये है कि इनके आंकड़े सरकार के पास में है नहीं, क्योंकि इन गैर संस्थागत मुद्दों पे अगर कोई किसान फंसा हुआ है तो वो ऐसा फंसता है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि वो फंसा हुआ है। तो ये केवल अनुमानित आंकड़ा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अभी 25 से अधिक है, कम नहीं हो सकता इससे, क्योंकि जो किसान फंसा वो गवर्नमेंट में थोड़ी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। ये जो रिपोर्ट दर्ज होती है तब पता चलता है, सर्वे से थोड़ा बहुत पता चलता है, बाकी ये सटीक आंकड़ा नहीं है। ये 90 से 25 नहीं है, 90 से अभी तक मुझे लगता है 50 तक ही आए होंगे, परंतु आपको 25 ही याद रखना है क्योंकि सर्वे ने यही लिखा है। मैं वापस उस बिंदु पे आता हूँ यहाँ पे। तो आपको कृषि ऋण समझ में आ गई, सरकार के साथ में क्या दिक्कत है ये समझ में आ गई, सरकार ऐसा क्यों चाहती है ये समझ में आ गई। अब सरकार किसानों के ऋणों के लिए सबसे बढ़िया योजना कौन सी लेके आई है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। मैं इस योजना के बारे में नहीं बता रहा हूँ, परंतु सरकार ने कहा है कि भाई हम गैर संस्थागत से संस्थागत में लाने के लिए क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी योजना किसान क्रेडिट। इसमें पूछने योग्य प्रश्न नहीं, परंतु हम समझेंगे इसमें कि मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ चालू खाते हैं टोटल किसानों के पास में। केसीसी के तहत लगभग 8 करोड़ चालू खाते हैं जिन पर 9.81 लाख करोड़ का ऋण बकाया है। अब किसान भी क्या कर रहा है? देखो मैं कह रहा हूँ ना, लोग समझदार होने बहुत ज़रूरी है। किसान क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। एक किसान है, मैं ना नाम लूंगा ना मैं को गांव का नाम लूंगा। वो क्या करता है? केसीसी उठाता है। अब वो केसीसी उठा के, जैसे उस जितना बड़ा खेत होगा उतनी बड़ी केसीसी प्राप्त होती है। और बड़े खेत हमेशा आपको पता है कि पैसे वाले लोगों के पास में, बड़ी पार्टी के पास बड़े खेत होंगे। वो वहाँ से केसीसी उठा के अपने गांव आते हैं, आके गरीब लोगों को लोन दे देते हैं, वो 8 की मिति वाले गैर संस्थागत। और फिर ये लोग केसीसी में वापस नहीं भरते, टरकाते रहते हैं, उनको वहाँ से ब्याज मिलता जाता है। अब केसीसी पेनल्टी लग के भी कितना लगाएगी? 5%, 6%। उनको मिल रहा है 60%। इसलिए ये आंकड़ा कितना है? 9.81 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। तो अमीर देना नहीं चाहता ये, और जो गरीब व्यक्ति है वो कई बार जुटा नहीं पाता, इसलिए इतने सारा बकाया पड़ा है। अब गवर्नमेंट की इस योजना का भी मिसयूज किया जा रहा है। आगे देखो, 2018-19 में मत्स्य पालन और इसमें केसीसी को और आगे बढ़ाया गया। पहले केवल खेती में दी जाती थी, अब केसीसी मत्स्य पालन और पशुपालन में भी दी जाने लगी है। और सीमा ऋण है वो पहले कम होते थे, अब 1.60 लाख की सीमा तय की गई है। और 2024 में इतने केसीसी की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। हाँ ये है कि इसमें अगर आप लिखना ही चाहो तो एक ये आंकड़ा लिख सकते हो, देश में इतने खाते थे, और 18-19 में केसीसी मत्स्य पालन और पशुपालन में भी दी जाने लगी, और इससे पहले केवल कृषि और संबंध क्षेत्रों में दी जाती थी। इसके अलावा इसकी और जानकारी चाहो तो गूगल पे डाल के इसकी 2-3 विशेषता डाल देना कि कब शुरू की गई थी, कौन सी बैंक शामिल है, टाइप से लिख लेना। थोड़ा बहुत समझदार आपको भी बनना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। एक ये भी था संशोधित ब्याज सहायता योजना। ये क्या थी? अब देखो, केसीसी के माध्यम से हम अल्पकालिक कृषि ऋण देते हैं। अल्पकालिक क्या होते हैं? जो एक होते हैं दीर्घकालिक ऋण। दीर्घकालिक ऋण उन किसानों को मिलते हैं जो मशीनें लाना चाहते हैं, खेत के अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना चाहते हैं। और अल्पकालिक ऋण होते हैं खेत को अंदर
फसल बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए 1 साल के लिए दिए जाते हैं, और अधिक सालों के लिए होते हैं तो अपन उसे दीर्घकालिक लोन कहते हैं, और बीज की अवधि मध्यम श्रेणी की लोन कहलाती है। तो देखो, मैंने कहा ना आपको कि लोग केसीसी उठा लेते हैं, और 2 टाइप के होते हैं, एक बहुत अमीर लोग होते हैं, एक बहुत गरीब होते हैं। गरीब नहीं दे पाता और अमीर देना नहीं चाहता। देना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको पता है केसीसी के तहत अधिक ब्याज लगता ही नहीं है, आराम से बाद में भर देंगे, उधर से उनको अधिक मिल रहा होता है, और ऊपर से एक फायदा हो रहा है, सरकार ऐसी योजना लेके आ गई, संशोधित ब्याज योजना, मॉडिफाइड इंटरेस्ट, और एस का कुछ हो जाएगा सहायता, और स्कीम्स, एस सहायता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सपोर्ट स्कीम या इस टाइप से कुछ। तो सरकार क्या करती है कि जो बकाया है, अब कितने बकाया है, 9.81 लाख करोड़ रुपए, मतलब 10 लाख करोड़ का। अब इस 10 लाख करोड़ बकाया को वसूलने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर कोई किसान हमें ये लोन बकाया जमा करेगा तो उसको 3% उसका ब्याज हम कम कर देंगे। तो अब आप सोचो कि कोई 7% है तो पीछे 4% ही ब्याज रहा, 4% तो कुछ होता ही नहीं, बताओ। तो इस योजना को क्या कहा गया है, MISS योजना कहा गया है। तो इसमें अगर कोई रीपेमेंट जल्दी करता है तो उसको पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को शीघ्र जमा करेगा उसको 3% प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो 2024-25 में दावों से तेजी आई, और ये कुछ है नहीं इतना। तो MISS योजना क्या है, इसको आप ऐसे जैसे ये लिख लिया, ये लिखने के बाद में आप इसको शॉर्ट नोट पे डाल सकते हैं कि केसीसी के तहत जो अल्पकालिक लोन दिए जाते हैं उनको जो समय पे भरेगा, 1 साल अवधि पूरी होते होते, मतलब 31 मार्च तक कोई भर देगा, तो उसको 3% इंटरेस्ट रेट है वो आपके कम भरनी पड़ेगी। इसकी इंटरेस्ट मेरे हिसाब से इतनी है, 0% हो जाता है फिर आपके। तो इतना आपको याद रखना है। हाँ, फिर अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। तो छोटे और सीमांत किसानों को अधिक समर्थन देने के लिए बैंकों में नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, और ये पॉइंट आपको वापस याद रखना है कि गवर्नमेंट ने 1950 में 90% किसान जो है वो गैर संस्थागत चीज़ों से थे, और 21-22 में घट के कितने हो गए, 25% के आसपास हो गए। ये अपने आप में बहुत बढ़िया सा आंकड़ा है। तो इस पूरे में आपको, चलो ये गैर संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी देखिए आप, 1951 में कितने थे, 10%, और 90% किसान गैर संस्थागत लोन लेते थे। ये आंकड़ा फिर धीरे धीरे शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ता गया, 21, 32, 63, 65, 61, 64, 72, अब कितने पे पहुंचा है, 75 पे पहुंच गया। और एक समय आया था, देखो घटा भी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 91 से 2002 के बीच में ये आंकड़ा घटा भी है, बाकी सब जगह बढ़ा ही है। और इधर देखिए 90, 79, 68, 73, 35, और एक बार यहाँ पे बढ़ा है, 35 से 39 हुए हैं। तो आपसे कोई पूछे कि किस वर्ष घटा था, तो आप कहोगे 1991 का जो दशक था उसमें ये संस्थागत ऋण घटे, और बाकी जो आपके गैर संस्थागत ऋण है वो आपके, एक मिनट, ये बड़े थे। बाकी अब स्थिति ये है। तो इसका कैसे कथन कैसे आ सकता है कि जैसे मान लो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर संस्थागत ऋणों को सही तरीके से अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन पहला, गैर संस्थागत ऋण है वो बिना किसी औपचारिकता के मिलते हैं और कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, इसमें कोई सेवा शर्तें नियम नहीं होते, इसकी ब्याज राशि अधिक होती है, वसूलने के तरीके बड़े बेकार होते हैं। और फिर आएगा कि गैर संस्थागत ऋणों का प्रतिशत आज़ादी के बाद से लगातार घट रहा है। ये कथन गलत है, घट रहा था परंतु 1991 से 2002 के बीच में बढ़ा है, ये आप लिख लेना ये। और संस्थागत लोन लगातार जो है वो आपके बढ़े हैं परंतु एक समय घटे थे, अभी 75 और 25 का रेशियो है वर्तमान स्थिति। ये टेबल जो है वो इसी चीज के लिए मैंने रखी थी यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स ये जो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेना ऋणों में। तो ऋणों में आप एक तो ये टेबल बना देना कि संस्थागत और गैर संस्थागत क्या होते हैं, उसके बाद में केसीसी का ये पॉइंट्स लिख के और साथ में ये संशोधित ब्याज योजना में लिख लेना कि जो टाइम पे भरेंगे उनको
3% का प्रोत्साहन मिलेगा ब्याज में। और फिर ये रेशियो लिख लेना, रेशियो में ये पॉइंट्स डाल देना कि कंटिन्यू 51 से लेके 2022 तक जो आपके संस्थागत लोन है ये बढ़े हैं, बस बीच में 1 दशक में ये घटे थे। और गैर संस्थागत लोन लगातार घटे हैं, बस बीच में 1 दशक में ये बढ़े थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है। अब ये तो फसली ऋण थे। कुछ ऐसे ऋण भी हैं जो कृषि के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि में मशीनें यूज होती है, कृषि के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे बीज अच्छे से यूज होते हैं, उर्वरक यूज होते हैं, तो मशीनों वगैरह के लिए जो लोन होते हैं उनको अपन जैसे कि बुनियादी स्तर के लोन कहते हैं। ये लोन आपके 12.98% के साथ इनमें भी वृद्धि हुई है। तो आपको पता है कि जब संस्थागत लोन बढ़े हैं तो लोन सारी सब में वृद्धि हुई है। 2014-15 में 8.45 लाख करोड़ लोन दिए थे, तो 23-24 में बढ़ के कितने हो गए, 25.48 लाख करोड़ के लोन हो गए हैं। और इनमें से छोटे और सीमांत किसानों के लोन कितने हैं, लगभग 41% है। और बड़े एक मिनट, इनकी हिस्सेदारी पहले 41% हुआ करती थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 57%। तो ऐसे लोन, ये आप पॉइंट लिख लेना, ये का अच्छा पॉइंट है वैसे। ये वापस वही चार्ट है कि पहले 8.45 फाइनेंशियल ईयर में थे, 8.45 का आंकड़ा था, और जो बाद में 2300 में बढ़ के कितना हो गया, पहले ये आंकड़ा था, ये 35.49 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, और छोटे और सीमांत किसान पहले कम थे, पहले वृद्धि दर इनका 3.47 का था, अब बढ़ के 14.4 का हो गया है। ये आंकड़ा आपको देख लेना है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये किसान ऋण पोर्टल है जो जहां से अपन केसीसी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है कि दिसंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल शुरू किया गया। यह क्या करता है, संशोधित ब्याज अनुदान किसान क्रेडिट, तो उसको अपन मिस केसीसी कह सकते हैं। मिस केसीसी कौन सा, देखो मैं वापस इस बिंदु पे ले जा रहा हूं आपको, ये मिस योजना और ये केसीसी योजना, तो इसके लिए ये पोर्टल है पूरा। मिस केसीसी योजना की चुनौतियों का समाधान करता है, जो चैलेंजेस आते हैं केसीसी योजना को उनका समाधान करता है। पहले बैंकों को आरबीआई और नाबार्ड को ब्याज अनुदान और शीघ्र पीआरआई के मैनुअल रूप से दावे प्रस्तुत करने पड़ते थे। तो अब पहले क्या, लोन किसानों को दे दिया, किसान जमा नहीं करते टाइम पे, तो फिर ये आरबीआई और ये मिल के काम करते थे। अब ये सब काम कौन करता है, किसान ऋण पोर्टल करता है। अब किसान ऋण पोर्टल इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है, जिसमें किसानों को ऋण देने वाली संस्थाओं को तेज और निर्बाध लेन देन का लाभ मिलता है, टाइम की चीजें हो जाती है, और इसके ये उद्देश्य, ये टिप्पणी डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉक्स सारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान ऋण पोर्टल क्या है, और इसके ये चारों बिंदु लिख लेना कि ये निर्बाध ऋण प्राप्ति के लिए किसानों को सशक्त बनाता है, ये वित्तीय संस्थाओं को आपस में जोड़ता है, ये आरंभिक स्तर तक पहुंचता है, मतलब लास्ट किसान तक। तो ये तीनों बिंदु आप इसके लिख लेना बढ़िया। और इसकी सफलता क्या है कि 31 दिसंबर 2023 तक इसने ब्याज सहायता और पीआरआई सहित इतने करोड़ों का दावा निपटान कर दिया। तो मिस केसीसी योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लगभग 6 करोड़ किसानों को इसके माध्यम से मैप किया गया है। तो किसान ऋण पोर्टल योजना में आपकी केसीसी की जो दिक्कतें आती है, जो दावे आते हैं, उनका समाधान किया जाता है। कुछ योजनाएं और भी हैं किसानों को फायदा देने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो इसमें आपको पता है कि जितनी भी फसलें खराब वगैरह होती है, तो बीमारियों के कारण हो गई, या चाहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण या कीटों के कारण, उन सबको एक प्रकार से फायदा मिल जाता है। फसल खराब हो जाती है तो किसानों का बीमा पास हो जाता है और किसानों को अनुदान मिल जाता है। बीच में राजस्थान में इसका भी घोटाला हो गया। कैसे हुआ कि गवर्नमेंट ने फसल बीमा किसानों की जो किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट, वो जमा ही नहीं करवाई और किसानों से ले ली थी। ऐसा एक घोटाला बीच में चला था। तो इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसानों के लिए बीमा देती है, इसके लिए आवरण है ये। दुनिया में सबसे बड़े फसल बीमा कार्यक्रम है ये, और प्रीमियम के मामले में तीसरे बड़े फसल बीमा कार्यक्रम। प्रीमियम गवर्नमेंट देती है।
ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें प्रीमियम में पहले 20-11 की हिस्सेदारी थी राज्य सरकार और बीमा कंपनी की, अब हिस्सेदारी जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसमें भी कुछ याद रखने वाला नहीं है। ये भी याद। हाँ, अब अपन आते हैं, तो यहाँ तक ठीक था, और अब जो मेन पॉइंट है उस पे आता है एक और बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है, कृषि यंत्रीकरण, अभिगम को सुगम बनाना। अब लगभग आपका चैप्टर होने वाला है, अब ज़्यादा नहीं बचा है। बाकी की बातें जो है नीचे वाली बड़ी नॉर्मल है, और उसके बाद आगे कल शायद हम केंद्रीय बजट पे आ जाएंगे, जिसमें ये सारे पॉइंट्स कवर किए मैंने। बजट है, एक क्लास पूरी बजट की लगेगी, क्योंकि कई बार क्या बजट के सवाल जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कृषि यंत्रीकरण में। देखो, कृषि यंत्रीकरण में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कृषि को डिजिटल करके और किसानों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर एक पूरा का पूरा मिशन शुरू किया गया है, SMAM। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिशन है किसके लिए, कृषि मशीनरी को अधिकतम यूज करने के लिए, उसके लिए प्रशिक्षण देना हो, चाहे हायरिंग सेंटर बनाने हो, चाहे आपके विभिन्न प्रकार के उपकरण लाने हो। और इस हेतु इन्होंने बहुत सारे सेंटर भी स्थापित किए हैं, ताकि किसान यंत्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, और कृषि में जितने अधिक यंत्र यूज़ करेंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली भारत का निर्यात भी बढ़ेगा और किसानों की आय भी डबल होगी। ये पॉइंट्स याद नहीं रखने, बस थोड़ा समझना है उसको। अब इसमें से कई योजनाएं, जैसे नमो ड्रोन दीदी, ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये योजना मैंने आपको पढ़ा दी है समसामयिक क्लास में, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब समसामयिक क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं, नमो ड्रोन दीदी को 2 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पर हम अधिक बात नहीं करेंगे, आप करंट अफेयर्स की क्लासेस देख लेना और इस PPT को देख लेना। ठीक है, तो एक वो बढ़िया योजना थी जिसको हम पढ़ते हैं। अब कृषि विस्तार क्या है, सरकार कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने, एक सेकेंड, पेन हमें सिर्फ लाल तभी यूज करना जब लिखने वाली बात होगी। कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने, उद्यमिता को बढ़ाने और पूरे भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि विस्तार से संबंध में एक उप मिशन शुरू कर रही है, को लागू कर रही है। और इसके घटक के रूप में कंटिन्यू कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, साथ में कृषि प्रशिक्षण, प्रदर्शन, किसान मेले वगैरह ये यूज की जाएंगे। इससे क्या होगा, किसानों को अधिक से अधिक फायदा होगा और एग्रीकल्चर का विस्तार होगा, चाहे वो प्रोडक्शन का विस्तार हो, चाहे वो आपके कृषि की समझ का विस्तार हो, ये सारा काम किया जाएगा। इसको याद समझना ही है, बस लिखना कुछ नहीं इसमें। लघु अवधि की कौशल प्रशिक्षण योजना, तो सरकार ने ग्रामीण युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देने की भी एक योजना शुरू कर रखी है, जिसमें 5504 लोगों को अभी तक यूं कहिए कि प्रशिक्षित किया गया है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको समझना ही है, बस लिखना नहीं है। नोट कहाँ है वो मैं आपको बता दूंगा। और इस विस्तार कार्यक्रम के तहत जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे, 4 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, ये बात आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है कि कृषि के विस्तार के लिए प्रशिक्षण के लिए 4 संस्थाएं खोली गई है, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात और असम। इतना सा ही लिखना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। किसान कॉल सेंटर संचालित है, जो उत्तर देश में इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो देश भर में 17 संस्थानों से 22 आधिकारिक भाषाओं में दिए जाते हैं। किसान कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो ये वैसे इतना है नहीं महत्वपूर्ण। हाँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। मार्केटिंग क्या होती है, देखो, किसानों के द्वारा खेत बोने से लेके अपने उत्पादों को बेचने तक की पूरी प्रक्रिया मार्केटिंग में शामिल आ जाती है। जितनी मार्केटिंग बढ़िया होगी उतना ही आपके उत्पादन भी अच्छा होगा, किसानों को मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो गवर्नमेंट इस मार्केटिंग के लिए क्या कर रही है, सरकार ने कृषि विपणन अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का काम किया है। अब मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना बहुत जरूरी है। सड़कें अच्छी हो,
टेक्नोलॉजी अच्छी हो, किसानों के अंदर लिटरेसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में यूँ समझ लीजिए कि जितनी अधिक यूज़ किया जाएगा, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से यूज़ किए जाएंगे, उतनी मार्केटिंग बढ़िया होगी। उस हेतु प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाया गया है ताकि किसानों को बढ़िया से बढ़िया उत्पादों की कीमत मिल सके। और इस योजना का शुरुआत 2014 में कर दी थी। ये भंडारण अवसंरचना विकसित करने, भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज। किसान फसलों का उत्पादन तो कर लेते हैं मगर वो स्टोर कहाँ करें, उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बड़े होल नहीं है, स्टॉक होल नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए व्यक्तियों, किसान और सहकारी संपत्तियों को पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ऐसे स्टोरेज बनाएगा तो हम उसको सहायता देंगे। ये नीचे वाली बात सेम है, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं। कितनी सब्सिडी रहेगी? मैदानी क्षेत्रों में 25% और बाकी टफ क्षेत्र है वहाँ 33.33% सब्सिडी देगी। 2024 तक 48,611 भंडारों को मंजूरी दी गई और इस पर ये इतनी सारी सब्सिडी दी गई है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो ठीक है। इस अवसंरचना के लिए कोष भी बनाया गया है, जिसमें कोष का मतलब आप समझती हो कि कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग से एक फंड बनाया जिसमें पैसे दिए जाएंगे। और उस फंड से क्या क्या होगा, इस फंड में आपकी वही गोदाम बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ये बड़ी सामाजिक समझ की बातें हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ई नाम प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि आप मेरा कृषि वाला लेक्चर सुनना, उसमें ई नाम के बारे में मैंने बड़ा डिटेल से बताया। ई नाम का मतलब है आपके यूँ समझ लीजिए कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक मंडियाँ, ताकि किसान घर बैठ के वेबसाइट पे भी अपनी फसलें बेच सकता है, उसको अच्छी से अच्छी कीमतें मिलेगी। ठीक है, तो कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो ये आपके जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव मार्केटिंग कमेटीज़ है, जो मंडियाँ हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं ये सब। ठीक है, तो ये ई नाम पर बड़ा अच्छा टिप्पणी बनती है इसकी। अब कृषि में जलवायु के प्रभाव वगैरह है, आगे की बातें हम कल करेंगे। और कल मुझे लगता है कि चौथी क्लास होगी जिसमें बजट के अलावा सारी बातें हो जाएगी। 5वीं कक्षा में हमारा कृषि से रिलेटेड बजट के प्रावधान भी हम कर लेंगे। और कृषि का जो भी प्रश्न आएगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि 15 लेक्चर में 15-20 लेक्चर होंगे उसमें आपके सारे प्रश्न आ जाए, मेरा प्रयास यही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छे से देखिए क्लास को, बड़े भरोसे के साथ देखिए, और बेहद ही प्रमाणिक डेटा है, सारे गवर्नमेंट डेटा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में आप तक पहुँचा दूँ। और मेरा प्रयास ये भी है कि आपको कहीं अर्थव्यवस्था के लिए और करंट के लिए भटकना नहीं पड़े। तो आप अपना प्रेम बनाए रखिए। पिछली 2 क्लासेस को आपने खूब प्रेम दिया है, ऐसा ही प्रेम और विश्वास आगे भी बनाए रखें। हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।